नमस्कार दोस्तों, मैं माही मलिक सक्षम से सक्षम लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं राधिका जी, और राधिका जी यहाँ पर चर्चा करेंगी एजुकेशन। और एजुकेशन सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी लाइफ में, इनकी लाइफ में, आप सबकी लाइफ में एजुकेशन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हम सबकी लाइफ में। तो यहाँ पर राधिका जी हमसे बात करेंगी, चर्चा करेंगी। एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा एजुकेशन, तो उसी पे यहाँ पर राधिका जी चर्चा करेंगी। अभी आप बने रहिए हमारे साथ और देखिए क्या क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिलने वाली है राधिका जी के द्वारा। राधिका जी बताइए अपने बारे में और एजुकेशन के बारे में। नमस्कार। जैसा कि माही ने बताया कि मेरा नाम राधिका है, तो हाँ, तो मैं राधिका हूँ। तो जैसा कि आपने पिछले शो में देखा था कि हमने जो बातचीत की थी, जो चर्चा की थी, वो हमने आंगनवाड़ी पोषण आहार के लिए पोषण आहार के ऊपर की थी। मैं इसको रिवाइज करना चाहूँगी कि पोषण आहार पर मतलब क्या क्या मतलब बताया था और क्या मैंने बोला था, सर ने क्या बोला था। तो पोषण आहार पे ये बोला था कि पहला तो ये था, यूनिसेफ के अनुसार मतलब हर साल या हर महीने 3 लाख से ज़्यादा बच्चों की मृत्यु हो रही। क्यों? क्योंकि उनके पास पोषण तत्वों की कमी है। उनके में पोषण आहार जो है, उनको पूरा पोषण तरीके से उनको आहार नहीं मिल पा रहा है। और ये इस कोविड जैसी महामारी में तो बच्चों के लिए पोषण कितना ज़रूरी है, ये पोषण आहार कितना ज़रूरी है। जैसा कि बताया गया था कि इसमें रेड लाइट मतलब कि रेड एरिया जोन, येलो एरिया जोन, ग्रीन एरिया जोन, मतलब कि इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया था। जिसमें कि ग्रीन एरिया जोन डिवाइड किया गया था कि इसमें एक भी कोविड-19 का एक भी केस नहीं था। और येलो जोन में ये था कि मतलब कि बहुत ज़्यादा कम केसेस थे। रेड जोन मतलब जिसमें बहुत सारे मतलब केसेस कोविड-19 के थे। तो अगर ग्रीन जोन में ये है कि अगर ग्रीन जोन जैसे में जहाँ इसमें कोविड का कोई पेशेंट नहीं है, तो यहाँ वहाँ तो कम से कम बच्चों को पोषण आहार मिलना चाहिए, ताकि वो भी कुपोषित का शिकार ना हो, उनके में कोई कमी कमजोरी महसूस ना हो। रही बात येलो जोन की, तो येलो जोन में कम है, लेकिन फिर भी वहाँ क्या बच्चे नहीं हैं? उन बच्चों को भी तो चाहिए ना पोषण आहार। तो ग्रीन जोन रेड जोन में था कि रेड जोन में तो बहुत सारे ज़्यादा हैं। तो ऐसे क्या होगा, कोविड-19 में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बीमार होंगे, उनको पोषण तत्वों की कमी होगी। और घर में कोविड इतना ज़्यादा महामारी फैला हुआ था कि कुछ हम बता नहीं सकते, कि घर में सबके कामकाज बंद हो चुके हैं, सब अपने घरों में बैठे हैं। और ये इन सब चीज़ों पे हमारी चर्चा हुई थी। आज जो मैं आपको बताऊंगी, आज वो है हमारी प्राथमिक शिक्षा को लेकर होगा कि प्राथमिक शिक्षा क्या है, इसकी शुरुआत कैसे होती है। जो प्राथमिक शिक्षा है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, आयु के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और ये इनकी यहाँ से प्रारंभिक शिक्षा स्टार्ट हो जाती है। और ये कहा जाता है कि मतलब इन वर्षों में, जो ये वर्ष होते हैं बच्चों के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है कि अगर हमने बात की 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, ठीक है। और मतलब कि अगर बच्चे की प्राथमिक शिक्षा यहीं से स्टार्ट हो जाती है कि बच्चा स्कूल जा रहा है, कैसे वो अपने आप को मेंटेन करेगा, उसकी पहला स्कूल, सब कुछ फर्स्ट टाइम होगा, सब कुछ वगैरह वगैरह। जी, पहले जैसे मतलब प्राथमिक शिक्षा आजकल का नया ट्रेंड चला है कि प्ले स्कूल से स्टार्टिंग होती है। हाँ, प्ले स्कूल से। पहला तो सबको पता ही है कि अगर सबसे फर्स्ट स्कूल जो होता है वो हमारा घर होता है। घर पे बच्चा सीखना, बोलना, पहले तो चलना उठना, पहला कदम माँ के लिए इतना अच्छा होता है ना कि माँ खुश हो जाती है कि हाँ मेरा बच्चा पहला कदम रखना सीखा है, चलना सीखा है। तो वो स्टार्टिंग जो होती है, पहल जो होती है, वो घर से होती है। माँ पहली अध्यापिका होती है। लेकिन आजकल न्यू ट्रेंड है, पहले नहीं होता था। अभी आजकल ना बच्चों को स्कूल से पहले प्ले स्कूल में भेजा करते थे। बिल्कुल, है ना। तो जी, अभी प्ले स्कूल में जाने लग गए हैं। देन उसके बाद हम लोग स्कूल में उनका एडमिशन कराते हैं। प्ले स्कूल में रहते हैं वो 2 साल तक। वहाँ पे कुछ कंटिन्यू सीखते हैं थोड़ा बहुत, जैसे कि बच्चों के साथ गेम खेलना, कलर्स नेम, कुछ इस टाइप का, फ्रूट्स नेम। उनको ऐसे आर्टिफिशियल आर्टिकल दे दी जाते हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और वो आर्टिफिशियल दे दी जाते हैं बच्चों को। बच्चों को तो सब सिखाया जाता है। पजल्स भी दे दिया जाता है कि छोटे मोटे पजल्स। हाँ, वो फिर उसके बाद उसकी एजुकेशन वैसे ही वैसे बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे स्कूल के स्टेप और कॉलेज के स्टेप आते रहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल माही जी। और ये था कि मैं दूसरा पॉइंट ये रखना चाहूँगी कि प्राथमिक शिक्षा का सकारात्मक प्रभाव किस प्रकार हमारे बच्चों पर और हमारे एजुकेशन पे हुआ। कि यूनिसेफ के अनुसार जो प्राथमिक जो शिक्षा है
बच्चों को बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कई सारे सकारात्मक प्रभाव हैं, जो जिसमें पहला है कि गरीबी में कमी। ये यूनिसेफ के अनुसार है कि मतलब इतना अच्छा प्रभाव पड़ा है कि पूछो मत। पहला तो इन्होंने ये किया था गरीबी में कमी। गरीबी में कमी इस प्रकार हुआ कि बच्चा, पहले क्या था कि बच्चा पढ़ता नहीं था, कि हाँ। मतलब ना पेरेंट्स पढ़े लिखे होते थे, ना बच्चों को पढ़ा पाते थे, क्योंकि जिनके बच्चे अगर मजदूरी कर रहे हैं, किसी के पेरेंट्स रिक्शा चला रहे हैं, कूड़ा बीन रहे हैं, तो उसमें बच्चा कैसे पढ़ेगा। और आजकल तो ऐसा हमारी जो गवर्नमेंट सरकार है, उन्होंने आजकल इतना अच्छी पहल शुरू कर दी है कि आजकल हर मजदूर का बच्चा, चाहे कूड़ा बिन जिसके पेरेंट्स या कूड़ा बीनते हो, कुछ भी करते हो, कुछ भी काम करते हो, हाँ, सबको शिक्षा मिल रही है। गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि हर घर शिक्षा। हाँ जी, बिल्कुल। तो अगर हर बच्चा पढ़ेगा तो हर बच्चा अपने पेरेंट्स को भी पढ़ाएगा, है ना। तो हर मतलब उन्होंने मतलब नहीं बांटा कि अगर अमीर है तो ही स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। नहीं, बिल्कुल। पैसा उनके बुक्स और जितना भी पूरा होता है मटेरियल जो होता है पूरा, वो सब फ्री में हमारी गवर्नमेंट देती है बच्चों को। तो इतना कुछ है बच्चों के लिए। पहले जमाने में क्या होता था कि बच्चों को पढ़ने भेजते नहीं थे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल होते थे और पढ़ने का इतना अच्छा कुछ साधन नहीं होता था। तो पेरेंट्स सोचते थे अगर मैं मिस्त्री हूं तो मेरा बेटा मिस्त्री ही बनेगा, कि मतलब नहीं पढ़ने का होता था कि पढ़े ना पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे होंगे तो ही एडमिशन कराएंगे, अदरवाइज नहीं। मिस्त्री है तो चलो ठीक है, मैं मिस्त्री हूँ तो मेरे बेटे को भी मैं यही सिखा देता हूँ, और फिर आगे चल के मतलब रोजी रोटी का उनका काम धंधा बन जाएगा। लेकिन अभी क्या है, अभी एक मजदूर भी ये सपना रखता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने, इस तरीके का सोच के रखता है ना। जी मैम, बिल्कुल। उसके साथ ही गरीबी में कमी के साथ साथ बाल मृत्यु दर में भी काफी सारी कमी आई है। हाँ। कि बाल मृत्यु दर इस प्रकार है कि सेम सिचुएशन ये है कि गरीबी में कमी इसी से रिलेटेड है ये भी, कि बच्चा जो गरीब था पहले तो रेड लाइट पे भीख मांगा करता था, या बच्चों को चुरा कर ले जाते थे, उनके मतलब हाथ पैर काट के उनसे भीख मंगवाते थे। हाँ, ये गैंग होते हैं जो गैंग होते थे जी। हाँ, और ये फिर था कि बच्चा कहीं कूड़ा बीन रहा नदी नालों के पास जाकर, तो वहां पे क्या था, बच्चा अगर पैर स्लिप हो गया तो नाले में गिर जाना, उससे भी बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। और रेड लाइट पर अगर वो भीख मांग रहे तो बच्चों को क्या पता कि रेड लाइट कौन सी है, ग्रीन लाइट कौन सी है, येलो कौन सी है। तो बच्चे तो बेधड़क होके जाते हैं, और मतलब वहां से सामने से कार आ गई, बच्चों के साथ टक्कर हो गई, इससे बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। और ऐसा नहीं है कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा बहुत है कि बच्चे अभी भी रेड लाइटों पर भीख मांगते हुए, ये सब करते हुए अभी भी देखे जाते हैं। हाँ, बहुत। हाँ जी। और इसके साथ साथ लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करना, पर्यावरण की बढ़ती चिंता हो गई, समय का प्रबंधन, ये मल्टीटास्किंग और संगठन, मतलब इसका ये कि दूर की सोच रखना। मतलब आजकल हर कोई, जैसा कि अभी माही जी ने बताया कि आजकल मिस्त्री भी अपने बच्चों के लिए दूर की सोच रखता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर मिस्त्री नहीं बल्कि एक इंजीनियर, एक डॉक्टर वो भी बने। यही था कि मल्टीटास्किंग संगठन का ये मतलब था, ये एम है कि उनका कोई भी, किसी भी गरीब परिवार का कोई बच्चा है तो वो बड़ा होकर जो उसके पिताजी करें वो बच्चा वो ना करके वो अपने बड़े सपने, अपने सारे सच कर सकता है, वो दूर की सोच रख सकता है, उसके पास वो अधिकार है। और इसके साथ था कि लघु और दीर्घकालीन योजना, मतलब इसे कि उस रास्ते पर चलना, मतलब अपना लक्ष्य निर्धारित करके उस रास्ते पर चलना। अगर किसी बच्चे ने डॉक्टर बनने का सपना देखा है तो उस पे वो चल सकता है, उसने अपना लक्ष्य निर्धारित कर रखा है ना चलने के लिए। और अगर वो उसने अपना लक्ष्य निर्धारित कर रखा है तो वो परीक्षा की तैयारी भी करेगा। जी हाँ, हमारा 8वां टॉपिक ये था कि परीक्षा की तैयारी बच्चा कर रहा है वो, क्योंकि उसका लक्ष्य निर्धारित है, वो लघु और दीर्घकालिक योजना में है। उसके साथ साथ प्राथमिक शिक्षा उपकरण भी है। ऐसे बहुत सारी यूनिसेफ ने बातें की और इसके कई सारे सकारात्मक प्रभाव दिए हैं और भी बहुत कुछ। और इसी के साथ साथ ये था कि बात आती कि प्राथमिक शिक्षा में जो अध्यापक होते हैं वो बच्चों को कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि प्राथमिक शिक्षा में बच्चों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ उनको खेल कूद, उनको पारस्परिक संचार और एकाग्रता जैसी बुनियादी जीवन काल कौशल सिखाए जाते हैं। प्राथमिक शिक्षा बच्चों को मौलिक कौशल प्रदान करती है। जो प्राथमिक शिक्षा होती है बच्चों को मौलिक कौशल प्रदान करती है। ये हमारे बात में बहुत ही ज़्यादा अहम रखता है ये बात।
अध्यापक जो मेरी बात हो रही थी कि अध्यापक जो बच्चों को विषय पढ़ाते हैं वो ये है कि पहला गणित, विज्ञान, भाषा, कला, अलग अलग भाषाएं सिखाना, इतिहास, भूगोल, कला और संगीत। अगर बच्चा अगर दिन भर ज्योग्राफी, हिस्ट्री पढ़ेगा तो उसका माइंड कहाँ जाएगा, वो तो बेकार ही हो जाएगा ना। तो इसलिए टीचर्स उनके साथ साथ कला भी टीचर्स ने, अध्यापक ने कला भी रख दिया कि कला, ड्राइंग बनाएंगे, हर एक प्रकार के संगीत, स्पोर्ट्स वगैरह भी था। हाँ बहुत हाँ काफी अच्छा था। पीटीआई टीचर अलग से आज भी रहा है, मतलब स्कूल में पहले भी था ये सब सिस्टम और था। यहाँ पे मैं कुछ कमेंट्स पढ़ना चाहूंगी। सिमरन ने यहाँ पे कमेंट किया है, मैम आज क्या बच्चे भीख नहीं मांगता? हाँ, बिल्कुल अभी भी सिमरन जी, बिल्कुल अभी भी बच्चा भीख मांग रहा है अभी भी, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा अभी भी है। हाँ, और यहाँ पे भागीरथ सिन्हा जी आपको बोल रहे हैं ग्रेट राधिका, थैंक यू सर जी। अभी मिस्टी भी बोल रही हैं, मिस्टी किशन बोल रही हैं कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। क्या, हाँ, किस टॉपिक पे बात कर रहे थे आप? कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं आपको बता रही थी कि हमने बात की थी कला और संगीत को लेकर। जैसा कि अभी माही जी ने बताया कि कला में स्पोर्ट्स वगैरह सब कुछ था। अगर बच्चा अगर पढ़ाई में आगे नहीं जाना चाहता, वो अपना स्पोर्ट्स में जाए, हाँ। कला में आगे जाए, क्योंकि आजकल जो उनकी जो लाइफ है ना, उनका जो डिजायर्स है वो हर एक चीज पे मैटर करता है। वो किस चीज में आगे जाना चाहते हैं, हाँ, स्पोर्ट्स में या पढ़ाई में लेकर अपनी ना गॉड की गिफ्ट की हुई स्किल रखता है अपनी, हाँ। तो उस स्किल को निखार क्या है, किसी को आर्मी में जाना तो वो पीटीआई में फिजिकल बिल्कुल फिट होएगा, है ना, हाँ इस टाइप का। हाँ कोई ड्राइंग करता है तो उस हिसाब से, हाँ भाई किसी को इंजीनियर बनना है तो वो उसी हिसाब की अपना गुड क्वालिटीज रखेगा अपने अंदर, उसी में इंटरेस्ट दिखाएगा, उसी सब्जेक्ट के अंदर, है ना, वैसे ही है। हाँ, इसके साथ साथ था संगीत। बच्चा अगर एजुकेशन के साथ संगीत की शिक्षा भी ले सकता है। क्या पता बच्चा इंजीनियर कॉलेज, अगर वो इंजीनियर नहीं बनना चाहता, उसके पेरेंट्स को ज्यादा फोर्स करे और उसका इंटरेस्ट अगर इंजीनियर में है, सिंगिंग में है, सॉरी, हाँ, सिंगिंग में है, तो वो सिंगिंग में जा सकता है, म्यूजिशियन बन सकता है, बहुत कुछ। इसी के साथ हाँ, प्राथमिक स्कूलों में अध्यापक जो बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाने के लिए विभिन्न चीजों का उपयोग करते हैं। हाँ। अक्सर देखा जाता है कि जब हम लोग छोटे थे माही जी, तो हमने देखा था कि हमारी मम्मी हमें स्कूल लेके जाती थी, ठीक है, और फिर जो टीचर्स होते थे वो हमें पढ़ाने के लिए ना बहुत सारे उपकरण रखा करते थे कि हाँ, इससे बच्चा कम से कम ऐसे नहीं तो ऐसे पढ़ेगा। हाँ, मतलब डू एंड लर्न वाला है, हाँ, या तो करके सीखो या हाँ, फिर मतलब आप अपने थ्योरी से सीख लो। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं कि जो थ्योरी से जल्दी सीख जाते हैं, हाँ, और कुछ बच्चे होते हैं जो प्रैक्टिकल से जल्दी सीखते हैं। जी बिल्कुल। और वैसे भी आजकल तो वैसे भी डिजिटल चल रहा है, देख के बच्चा जल्दी सीखता है, तो ये भी सिस्टम चल रहा हुआ है। तो प्राथमिक में भी था कि टीचर के पास डिजिटल सिस्टम तो नहीं होते थे, लेकिन आज तो है कि हमारी मोदी सरकार ने काफी अच्छा कर दिया हाँ, कि डिजिटल इंडिया। लेकिन अगर पुराने जमाने की बात की जाए तो डिजिटल नहीं हुआ करता था, तो वो ना ऐसे इंस्ट्रूमेंट अपने साथ रखा करते थे और बच्चों को लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाते थे। जी बिल्कुल, तो जिससे बच्चा जल्दी एकदम सीखता था। हाँ जी, इसमें पहला तो ये था कि बच्चे खेल खेल में काफी कुछ चीजें सीखते थे। हाँ। एक मुझे बचपन की एक छोटी सी बात याद आई कि मैं जब फर्स्ट क्लास में थी तो मैं ना बहुत रोती थी, तो मेरी टीचर मुझे बोलती थी, राधिका तुम क्यों रो रही हो, चलो आज हम गेम में पढ़ाई करेंगे। तो मेरे साथ साथ बहुत सारे बच्चे, भाई इकलौती मैं तो नहीं रोती थी ना, सभी बच्चे रोने लगते थे। हाँ, तो वो हमें क्या करती थी, रोते थे और पेरेंट्स ऐसे मतलब उठा के स्कूल में छोड़ के आते थे, हाँ यहाँ बैठो पढ़ो, है ना। अगर स्कूल ना जाओ तो फिर ये मम्मी का बेलना तो हाथ में रहते ही था, जाना ही नहीं। जी बिल्कुल। तो वो हमें राउंड शेप में मैम हमें बैठा दिया करती थी और हमें बोलती थी कि एक रूम हैंकी या बॉल दे देती थी हमें कि लो, जिसपे ये रुकेगा वो बताएगा कि ए के बाद क्या आता है, या ए फॉर क्या होता है, बी फॉर क्या होता है। तो मुझ पे एक बार आया था ई फॉर, क्योंकि उस समय मैं छोटी थी तो इतना मुझे लर्न नहीं था कि ई फॉर क्या होता है, जी फॉर क्या होता है। तो मैम ने मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया। बात कर रही हो जैसे पूरी क्लास बैठी है तो रोल नंबर वाइज बच्चे बैठे रहते हैं सीट पे, तो पहले नंबर पे जो आएगा उसको ए फॉर बताना है, सेकंड बी फॉर बताना है। हाँ, जी बिल्कुल, ऐसे मतलब कंटिन्यू चलता जाएगा। हाँ, उससे फिर बच्चे का मतलब याद हो जाता है वो चीज। हाँ, तो मैम ने मुझसे पूछा कि राधिका बताओ ई फॉर आप पे आया तो ई फॉर क्या होता है। तो मैंने बोला मैम ई फॉर क्या होता है, मुझे खुद को नहीं पता, मैं आपको क्या होता। तो मैंने इस तरह, तो मैम ने बोला कोई नहीं, उस समय हम काफ़ी छोटे थे तो इतनी जल्दी लर्न, क्योंकि हमें लगता था ना कि अब मम्मी तो है नहीं, कैसे क्या होगा, कुछ होगा, उसको समझ में नहीं आ रहा। बहुत मतलब जो
प्राथमिक जो शिक्षा हमने ली थी, जो हमारे टीचर्स ने दी थी, हमें काफी इंटरेस्टिंग थी और काफी ना मजा बहुत आता था उस समय। माना कि उस समय ऑनलाइन शिक्षा ऐसा कुछ भी नहीं था। जी। हाँ, और घरों में तो उस समय तो स्मार्टफोन भी नहीं हुआ करते थे, बहुत कम। हाँ, बहुत कम घरों में मतलब लैपटॉप कंप्यूटर्स वगैरह होते थे। और मेरे घर में जहां तक मुझे पता है तो मेरे घर में तो एक जो कीपैड फोन होता है वो भी नहीं बड़ी था, मुश्किल से अवेलेबल हो पाता था घरों में। वो मेरे कजन भैया थे तो उन भैया के पास ही था बस वो। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था वो बचपन के दिन। हमारा तो हम जब हम पढ़ते थे तो हमारे तो स्कूल ग्राउंड भी नहीं बना हुआ नहीं था। हम तो तंबू में हमें बैठा दिया जाता था, उसमें पढ़ो, आपको उसमें पढ़ना है। लेकिन हाँ, इतना मैं कहूँगी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मजा आता है जब खेल खेल में टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं। काफी रोमांचक भरा होता है। इसके साथ ही पुस्तकें, जो टीचर्स पुस्तकें जो बच्चों को बुक्स देती हैं वो मतलब कि सब्जेक्ट से तो रिलेटेड होते थे। हाँ। लेकिन साथ साथ काफी रोमांचक भी होते। मतलब कि मैम ने हमें स्टोरी की बुक दे दी, आप स्टोरी की बुक लर्न करो, है ना। तो एक बार अब मैम ने हमें जब मैं 4th क्लास में थी तो हमारे पूरे क्लास के बच्चों को, हमारी जो टीचर थी, हमारी टीचर जो है अभी भी उनकी बहुत याद आती है। 1st to 5th क्लास तक उन्होंने हमें पढ़ा, उनका नाम मंजू था। और मतलब 4th क्लास में तो उन्होंने हमें ना एक स्टोरी की बुक दी थी। हाँ। स्टोरी बुक काफी जो मोटिवेशनल स्टोरी होती है, मोरल स्टोरीज होती हैं, कहती थी इनको पढ़ के आओ। जो मतलब सबकी बुक ना अलग अलग किसी के पास नहीं थी। हाँ। मतलब सबकी बुक एक जैसी थी। अगर लिखा है ना प्यासा कौवा तो प्यासा कौवा की सबके पास होती थी। फिर नेक्स्ट डे जब हम पढ़ के जाते थे मैम पूछती थी इसमें आपने क्या पढ़ा, क्या सुना, क्या समझा, वो बताओ, अपने एक्सपीरियंस उसमें क्या क्या तुमने एब्जॉर्व किया, मतलब बहुत कुछ। और एक साथ अब इसके बाद जो अध्यापक यूज करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, चलचित्र। हाँ। जब हम थे छोटे तो आई थिंक हमारे उसमें चलचित्र हुआ करता था। और मुझे अभी भी याद है कि जब मैं छोटी थी तो हमारे गली के बाहर एक रोज शाम को रामायण दिखाने के लिए चलचित्र पर्दा लगा दिया करते थे और चलचित्र स्टार्ट कर दिया करते थे, आप उसको देखो। और स्कूलों में भी कभी कभार ऐसा हो जाता था। हाँ, स्कूलों में बच्चों को सिखाने के लिए ऐसे बड़ा सा एक व्हाइट कलर का पर्दा लगा दिया जाता था। हाँ। और उसमें बच्चों को स्टोरीज और कहानी ऐसे करके दिखाते थे ताकि वो सीखें, है ना। तो अभी का हो गया डिजिटल, पूरी क्लास डिजिटल होती है। जी बिल्कुल, कहीं भी। हाँ, और एक ये भी था कि मुझे उसका सही से नाम तो याद नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा याद है कि आप एक आदमी आया करता था हमारे स्कूल में। हाँ। डब्बा सा बॉक्स सा बना के रखता था और उसमें बोलता था कि हमारी जो क्लास वाइज बच्चों को लेके जाया जाता था और बोलते थे कि एक एक बच्चा एक एक बार जाएगा, इसमें जो जो चीजें दिखेंगी वो तुम्हें लिखना है प्लस बताना भी है। अच्छा। तो वो था कि हम लोग आंख लगा के ऐसे देखते थे। तो हाँ, बाइस्कोप, अभी याद आया, बाइस्कोप हुआ करता था वो। हाँ। तो उसको हम आंख लगा के देखते थे। एक टाइम में 2 बच्चे जाते थे, ठीक है। तो फिर उसमें मतलब उसमें हाथी दिखा दिया, घोड़ा दिखा दिया, कोई इमारत दिखा दी जैसे हाँ। ताजमहल, लाइक हाँ। कुतुब मीनार वगैरह, हाँ, ये सारी चीजें। हाँ जी बिल्कुल। हाँ। अब कंप्यूटर तो बहुत, आज के समय में कंप्यूटर तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस कोविड जैसी महामारी में ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है सभी के लिए कि अगर कंप्यूटर, ये तो आज की जनरेशन के लिए हो गया कि ऑनलाइन पढ़ाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। कोविड-19 जैसी महामारी चल रही है, तो इसके चलते हुए हम ना तो खुद बाहर निकलेंगे, अगर हम बाहर निकलेंगे तो हम सेफ नहीं है। अगर निकलना बहुत जरूरी है, कुछ भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है, तो हम मास्क लगा के, सैनिटाइजर हाथ में लेके, इस टाइप से पूरी सेफ्टी के साथ निकलेंगे। फिर बच्चों का भी बाहर निकलना अभी सुरक्षित नहीं है ऐसे कोविड-19 जैसी महामारी में बाहर निकलना। तो उसके लिए सबसे बेहतर यही है कि ऑनलाइन क्लासेस बच्चे लें, स्कूल से भी ऑनलाइन काम मिल रहा है और ट्यूशन सेंटर से भी मिल रहा है, हमारे सक्षम एनजीओ से भी बच्चों को ऑनलाइन काम दिया जा रहा है ना। हाँ जी बिल्कुल मैम। इसके साथ ही कलाकीर्ति में क्या होता था, बच्चों को ड्राइंग बनाना सिखाया जाता था। जिस बच्चों को कला में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आता था, जो बहुत रुचि रखता था उस समय उसमें कला करने में, तो उसको वो उसकी भी शिक्षा दी जाती थी। किसी बच्चे का मतलब इन्होंने किसी महात्मा गांधी की तस्वीर बना दी, तो मतलब कि क्या था कि उनको आगे कंपटीशन के लिए भेजा जाता था कि भाई इसने इतनी अच्छी हूबहू तस्वीर वही बना दी। एक मैं बात बोलना चाहूँगी कि मेरी ना जब सिस्टर ने बताया कि उनकी जो फ्रेंड थी वो 5th क्लास में थी उस समय, ठीक है, 5th क्लास में थी, उनको कला में इतनी ज़्यादा रुचि थी माही कि हाँ। क्या बोले वो, मतलब आपका चेहरा ऑटोमेटिक बना देगी, बस वो आपको एक बार देखती थी, एक बार देखेगी और आपका फेस उतार देगी,
सोचो। ये गॉड गिफ्टेड स्किल्स होती हैं, कुछ लोगों के रेयर पर्सन होते हैं जिन्हें ऐसा कुछ आता है। समझे, ये गॉड गिफ्ट कुछ भी बोले। एक बार उसने क्या किया कि मेरी सिस्टर का उसने फेस, उसने उसकी भाई फ्रेंड थी तो चेहरा तो याद ऑटोमेटिक हो ही जाता है। सोचो 5th क्लास की बच्ची कितनी बड़ी होगी, उसने हूबहू वही फेस बनाया, प्लस अपनी मेरी सिस्टर को उसने बर्थडे पर गिफ्ट किया था वो बनाकर पेंटिंग। और उसके साथ साथ उसने उसकी जो क्लास टीचर थी, प्रिंसिपल थी, उनकी भी उन्होंने बना के दी थी। मतलब काफी अच्छा यार कि मतलब छोटे से बच्चे ने इतना सब कुछ बनाया। और अच्छा यहाँ पे राधिका जी, हम मुझे लगता है हमने ना सभी का बचपन याद दिला दिया है। अच्छा यहाँ पे सिमरन जी कह रही हैं बचपन के भी क्या दिन थे, बचपन के दिन बहुत याद आते हैं। जी बिल्कुल, अभी भी। और यहाँ पे रीनू सरोज जी हैं, वो कह रही है चाइल्डहुड इज बेस्ट मोमेंट इन आवर लाइफ। मतलब सबको हमने बचपन याद दिला दिया अभी एजुकेशन, क्योंकि ये एजुकेशन ही हमारी ये प्राथमिक शिक्षा को लेकर है कि हमारे बचपन में घुसना ही है इसमें, तो जी कि बिल्कुल भी वो नहीं होना। इसके साथ था कि बचपन एक ऐसा है मोमेंट, जब छोटे बच्चे होते हैं तो सोचते बड़े हो जाए बड़े हो जाए बड़े हो जाए, लेकिन जब बड़े होते हैं ना तो सोचते हैं यार फिर से वापस बचपन में चले जाए और छोटे बच्चे बन जाए और वो जिंदगी को फिर से एंजॉय करें। और कभी कभी लगता है कि हम ऐसे किसी सब्जेक्ट में अगर वीक हैं तो सोचते हैं कि यार फिर से बचपन आ जाए और वो वाला सब्जेक्ट हम दोबारा से पढ़ें और उसमें इंटेलिजेंट हो जाए। सच में अभी भी कभी कभी जब मैं, जो मुझे बोला था कि आपको प्राथमिक शिक्षा को लेकर करना है जी, तो मैं जब ये अपनी इसकी वो कर रही थी तो मुझे अपना बचपन याद आ गया था। यार वो बचपन के दिन कितने अच्छे हुआ करते थे कि हम बचपन में, तो मैं अपनी एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। जब मैं 1st क्लास में, जब मेरी मम्मी ने मेरा एडमिशन कराया था तो मैं बहुत रोती थी स्कूल जाने से। अच्छा, बहुत ही ज्यादा रोती थी। मेरी मम्मी कहती थी तू जाएगी नहीं, बोलती मैं नहीं जा रही। मैं तो घर पे ही रोना स्टार्ट कर देती थी और मेरी मम्मी मुझे कहती चल मैं छोड़ के आऊँ। एक तो मम्मी के हाथ में उस समय सुबह सुबह का टाइम होता था 7 बजे जाना। उस समय रोटी बनाती थी तो देख रही है बेलना, तू जाएगी कि नहीं? मैं सच में मैं छोटी थी, मेरी तो बड़ी वाली सिस्टर चली जाती थी क्योंकि उनका स्कूल अलग था, मेरा अलग था। तो काफ़ी हमें दिक्कतें होती थी। मेरी बड़ी सिस्टर तो चली जाती थी बट मैं बहुत नखड़े करती थी, रोती थी। तो मेरी मम्मी मुझे लेके जाती थी स्कूल तक और मैं स्कूल में फिर भी जब तक एंट्री नहीं करती थी, जब तक क्लासरूम में नहीं बैठती थी, जब तक मेरी मम्मी मेरे साथ ना बैठे। अच्छा। तो फिर टीचर्स बोलती कि आप जाओ, हम इसको देख लेंगे, संभाल लेंगे। हाँ, जो भी यही बोलेंगे, उनका तो काम है बच्चों को एजुकेशन देना। लेकिन फिर मैम मुझे इतना फिर बोलती क्यों रो रही है, पढ़ना नहीं है तुझे, मतलब इस तरह बोलती थी तो मैं चुप हो जाती थी। लेकिन मैं मतलब क्या बोलूं, मैं बचपन जब लंच टाइम होता था तो मैं लंच टाइम में घर भाग जाती थी। अच्छा, पुराने जमाने का और अभी का मैंने एक डिफरेंस देखा है टीचर के अंदर। जी जी। पहले होते थे टीचर, हाँ एकदम गुरु जी मान लिए जाते थे और थे मतलब गुरु जी, सॉरी। तो लेकिन मतलब वो फ्रेंडली वाला रिश्ता नहीं था उनका। अभी क्या है, गुरु और मतलब टीचर और स्टूडेंट्स के बीच फ्रेंडली वाला रिश्ता है, आपस में सब कुछ शेयर कर लेते हैं। हाँ, अभी काफी फ्रेंडली होके सब बातें शेयर कर ली जाती हैं, अच्छे से पढ़ाया भी जाता है और उनको फ्रेंडली होके ही पूरा सब कुछ सिस्टम, और बच्चे इसीलिए आजकल मतलब स्कूल जाने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। एक तो ऑनलाइन शिक्षा भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई, डिजिटल इंडिया हो चुका है, हर स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। बच्चों के माइंड जो मतलब वो पढ़ के नहीं समझ पाते, वो कम से कम वो देख के तो ऑटोमेटिक समझ ही जा रहे। हाँ, इसके साथ है कि गुणवत्ता प्राथमिक शिक्षा का मूल लक्ष्य क्या है। इसमें ऐसे जो गुणवत्ता, जो प्राथमिक शिक्षा का मूल लक्ष्य ये था कि विभिन्न वर्ग के आयु के जो बच्चे होते थे उनको शिक्षा प्रणाली में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करना था। मतलब जो भी जो स्कूल गए हैं नहीं गए हैं, मतलब सबके लिए ये ओपन था कि आप जो, जैसा कि अभी बताया कि पहले जो लड़कियां थी इसमें लड़कियों की शिक्षा दर काफ़ी कम हुआ करता था कि कोई लड़की अगर 5वीं क्लास तक उसने पढ़ लिया तो वो आगे नहीं पढ़ पाती थी क्योंकि उनके स्कूल काफ़ी दूर होते थे। हाँ, और अभी भी उनके पेरेंट्स ऐसे होते थे कि अपनी लड़की को या अपने बच्चे को 1ली 2री तक पढ़ा दिया, बोलते थे कि हाँ चलो बहुत बहुत पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ना, बस लड़कों को अलाउड करते थे दूसरे गांव भी या दूसरे शहर जाकर पढ़ना, लेकिन लड़कियों का था कि कैसे भेजेंगे, अकेली जाएगी और कोई नहीं जा रहा, रहने दो, घर का काम सीख लो, लड़कियों के लिए घर का काम बहुत जरूरी है, छोड़ो क्या करोगी पढ़ के, चूल्हा चौका ही करना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, ये इस तरीके के कमेंट करना बच्चों को, लड़कियों को खास करके, कि तुमको क्या करना है पढ़ के, घर का काम ही तो करना है, रहने दो, छोड़ दो, ये बोल देते हैं इस तरीके से। तो पुराने जमाने में होता था स्कूल अगर
5वीं तक हमारे गांव में है, और उसके आगे अगर पढ़ना है तो तुम्हें दूसरे गांव या दूसरे शहर जाना पड़ेगा, और उसके लिए अकेला लड़कियों को जाना अलाउड नहीं करते थे। हाँ, ये था कि बच्चों को सामाजिक विकास में सहायता करना, ये भी मतलब गुणवत्ता प्राथमिक शिक्षा का मूल लक्ष्य ये भी है। और प्राथमिक कक्षा के बच्चों को मुख्य पाठ्यक्रम की मूल बातों का अध्ययन कराना भी था। उसके साथ साथ ये था कि जो भी स्कूलों में एक्टिविटी हुआ करती थी, स्पोर्ट्स हो गया, ड्राइंग वगैरह हो गई, या मैथमेटिक्स कंपटीशन हो गया, और भी बहुत कुछ इसमें भाग लेने का तरीका सिखाया जाता था बच्चों को इसमें, क्योंकि इसका नाम ही रख दिया गुणवत्ता। अगर बच्चों में पूरे सारे गुण नहीं होंगे तो वो करेगा कैसे, वो अपना कल कैसे संवारेगा, इस टाइप का। और भी था कि इसमें आपने बोला था कि जैसा कि है प्राथमिक शिक्षा का क्या क्या लाभ है, प्राथमिक शिक्षा से हमें कितने सारे लाभ मिलते हैं। जैसे कि प्राथमिक शिक्षा बच्चों को प्लस उनके साथ साथ बच्चों को क्या, हमें भी मतलब हमें तो आत्मविश्वास और स्वतंत्रता सिखाता था कि हम कैसे आत्मविश्वास हुए अपने ऊपर, कैसे हम स्वतंत्र हुए। जो छोटे बच्चे होते थे जो पूर्वी स्कूलों में शामिल होते हैं, जो मतलब पोषण और सकारात्मक वातावरण प्रदान करते हैं, वे उन लोगों की तुलना में अधिक स्थिर होते हैं। ठीक है, जो आत्मविश्वास और स्वतंत्रता युवा उपलब्धि हासिल करते हैं। खुशहाल जगह प्रदान कराना था जहां छोटे बच्चे स्वयं की भावना प्राप्त कर सके। छोटे बच्चे स्वयं की भावना इस प्रकार प्राप्त कर सके कि अगर वो मतलब अपनी भावना खुद से प्राप्त नहीं करेंगे तो वो आगे क्या करेंगे, कुछ कर पाएंगे वो, मतलब कि वो क्या ना आपकी भावना को समझेंगे ना हमारी भावना को समझेंगे। हाँ। है ना, इस प्रकार था। और ये भी था कि वो जो छोटे बच्चे थे वो प्राथमिक शिक्षा से ही सिखा दिया जाता है कि आपको कैसे दूसरे व्यक्तियों का पता लगा सकते हैं, उनको मतलब अपने से बेहतर जानने में मदद करते हैं। हम स्कूलों में जब हम एक बार छोटे थे तो हमें एक टीचर ने हमें बोला था, कंसल्ट किया था कि बच्चों आजकल बच्चे चोर बहुत ज़्यादा हो रहे उस समय। हाँ। ठीक है, बच्चे चोर ज़्यादा हुआ करते थे, तो मैम कहती थी अगर कोई भी आपको चीज़ दे, चॉकलेट्स वगैरह दे, तो आपको लेना नहीं है। तो इतना हम स्कूल में इतना सब कुछ सिखा देते थे कि पूछो मत, कि हमें कोई भी देता हम कुछ नहीं लेते थे। और यही है कि इसका गुणवत्ता प्राथमिक का ये लाभ काफ़ी अच्छा है कि कोई अदर व्यक्ति जिसको हम जानते नहीं पहचानते नहीं है, हम उनसे कुछ सामान ना ले, और हम लेते भी नहीं थे। और आजकल कई बच्चे तो वैसे ही काफ़ी स्मार्ट हैं। हाँ। कोई कुछ देता है तो भी लेते। मैं बात बताना चाहूँगी, मेरी भांजी है छोटी सी, अगर उसको उसके मामा भी देंगे ना कि बेटा तू ये ले ले, वो अपने मामा से भी नहीं लेगी, कहेगी नहीं। जब तक आप उसको बोलोगे नहीं ना कि चल बेटा ले ले, मामा ही ले लो कोई बात नहीं, तब लेगी, नहीं तो वैसे तो लेगी भी नहीं। बाहर कोई उसको चीज़ दे तो वो अभी भी नहीं लेती। अभी ज़्यादा बड़ी नहीं है, बस वो 2.5 साल की है, अभी 3 साल की हो जाएगी। और काफ़ी मतलब उसको सोचो कि यार वो अभी छोटी है, मतलब उसको कितनी समझेगी कि हमें दूसरे से नहीं लेना कुछ भी। तो वही पहले भी बच्चों को सिखाते थे। स्कूल में भी होता है। जब मैं छोटी बच्ची थी तो हम लोग स्कूल जाते थे ना, तो ऐसा होता था हम रिक्शा से स्कूल जाते थे। रिक्शा हमको लेने आती थी स्कूल और घर पे छोड़ती थी। तो ऐसा होता था कभी कभी जो भैया हमको लेने आते थे उनके स्थान पर कोई और मतलब भैया आ जाते थे लेने कभी कभार, कि जैसे उनको कोई इंपॉर्टेंट काम हो गया तो कि तुम बच्चों को स्कूल से लाओ और उनके घर पे छोड़ दो। तो फिर एक मतलब स्कूल में ये सब चला कि ऐसे किडनैपिंग हो जाती है, स्कूल में चैप्टर सिखाया गया अच्छे से। फिर हमें स्कूल से वो भैया लेने के लिए आ गए, हमने मना ही कर दिया कि हमें जाना ही नहीं है। स्कूल में हमें ये चीज पढ़ाई गई है कि हमें नहीं जाना किसी और के साथ, जिनके साथ हम रिक्शा में जाते हैं उन्हीं के साथ जाना है, या मतलब किसी भी अननोन व्यक्ति के साथ नहीं जाना, और अननोन व्यक्ति की कोई भी चॉकलेट वगैरह मतलब इस टाइप से लेके नहीं खाना। तो अब हम उनके साथ नहीं गए। अब वो भैया उस टाइम पे फोन भी नहीं चलते थे। हाँ। वो भैया परेशान कि अब मैं क्या करूं। मैं कहा हम पैदल चले जाएंगे, हम 3 बहनें हैं, तो हम तीनों बहनें बैग टांग के, अपने छोटे बच्चे हुआ करते थे, बैग भी भारी हुआ करते थे, और बैग टांग के और भैया जा रहे हैं हम सीधे सीधे अपने घर। लेकिन वो भैया साथ साथ रिक्शा से हमारे साथ जा रहे हैं, और फिर हमको इस चीज का डर लग रहा है कि कहीं ये हमको किडनैप ना कर ले। वही बात है ना। लेकिन वो फिर घर पहुंच गए, फिर मम्मी को बोला, उन्होंने पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे बच्चे आपके मेरे साथ नहीं आए। फिर हमने बोला, फिर हम मम्मी ने रिक्शे वाले भैया को बोला कि तुम कंफर्म कर दो कि कौन कौन आपकी जगह मेरे बच्चों को लेने के लिए आएंगे, तो वो सेफ भी रहेगा और मतलब मेरे बच्चे भी सेफ्टी में रहेंगे। जी बिल्कुल, वैसे ही हुआ मम्मी के कहने पे। हाँ, इसके बाद एक फायदा ये भी बच्चों के लिए और साथ साथ पेरेंट्स को ये भी होता है कि जब बच्चा स्कूल में एडमिशन ले लेता है प्राथमिक शिक्षा में, तो अपने ना पेरेंट्स से दूर होने के लिए सहज होना सीख जाता है वो,
कि जैसा कि मैंने अभी आपको अपनी स्टोरी बताई, मैं रोने लगती थी। हाँ। तो मतलब वो हमें स्कूल में सिखा देता है कि आप अपने पेरेंट्स से किस प्रकार दूर रह सकते हो। हाँ। और वो हमें सहज सिखाता है, प्लस आत्मविश्वास। तभी तो बोला ना कि आत्मविश्वास तभी सिखाना बोला जी, ये प्राथमिक स्कूल से ही हम सीखते स्टार्टिंग, हैं हाँ, कि कर कैसे देते हैं। हम अपना अस्तित्व आगे बनाएंगे जी। और कैसे हम अकेले रहना सीखेंगे, कैसे दुनिया के लायक हम बनेंगे। जी जी। तभी तो बच्चा का स्टार्टिंग तो कहते हैं ना, प्राथमिक शिक्षा वैसे प्ले स्कूल से ही हो जाती है। हाँ। और हाँ, प्राथमिक शिक्षा में भी आपको ये सब कुछ सिखा दिया जाता है कि आप आगे जाके अपने पेरेंट्स, माता पिता से हमेशा के लिए दूर होने के लिए नहीं बोला जा रहा है, लेकिन हाँ इतना ही कि आप स्कूल जा रहे हो तो पेरेंट्स आपके साथ नहीं होते उस समय। हाँ। उस टाइम के लिए 3-4 घंटे के लिए डिस्टेंस हुआ करता था, ताकि बच्चे अपने मन से पढ़ाई कर सके। हाँ, ये सब होता था। इसके साथ ही था कि समृद्ध शब्दावली और पठन कौशल को बढ़ावा देता था। जो हमारा प्राथमिक शिक्षा था वो समृद्ध शब्दावली पठन को मतलब कौशल को बढ़ावा देता था, मतलब काफी ज्यादा। क्या हम जानते हैं कि मतलब एक बच्चे की शब्दावली और सामाजिक कौशल का आकार सीधे उनकी शिक्षा से जुड़ा हुआ होता है। ऑलमोस्ट मतलब इतना किसी को भी नहीं पता होगा, या पता हो भी सकता है, तो हमें खुद को नहीं पता कि जो छोटा बच्चा होता है उसकी जो शब्दावली, जो शब्द होते हैं, और जो सामाजिक कौशल का आकार सीधे उनकी प्राथमिक शिक्षा से ही शुरू हो जाती है। जब प्राथमिक शिक्षा जो शिक्षा स्टार्ट करता है ना, तब से लेकर बड़े से काफी कुछ वो सीख जाता है। जैसे कि 3 और 5 वर्ष की आयु के बीच के जो बच्चे होते हैं, वो पता है आपको कि कितने शब्दावली सीख जाते हैं? वो कम से कम 3 से जो 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो 900 से 2500 शब्दों बढ़ जाती है। हाँ। वो सीख जाते, काफी सारी चीजें सीख जाते हैं। ऑब्जर्व करने की हाँ। क्षमता ज्यादा होती है उस टाइम पे, तो वो सब कुछ सीख लेते हैं, लर्न करते हैं। देखो ऐसा होता है, जो चीज हमने 12th में पढ़ी हम भूल जाते हैं, लेकिन जो चीज हमने नर्सरी में पढ़ी, LKG UKG में पढ़ी, पूरा वही 3 से 5 या मतलब 5th क्लास तक पढ़ा, वो पूरा हमें पूरी लाइफ याद रहेगा। टेबल, काउंटिंग, आ से ज्ञा तक और A to Z वो पूरा रहता है माइंड में। लेकिन 12th वाला पढ़ा तो शायद मेरे ख्याल से कोई हमको याद दिलाएगा आके कि ये वाला चैप्टर पढ़ा था। हाँ, ये हमने स्टोरी पढ़ी थी भाई। हाँ, याद आता है। हाँ। वैसे मुझे किसी महान पुरुष ने बोला था, काफी नाम याद नहीं है, कि व्यक्ति अपना पहला गुरु और आखिरी गुरु कभी नहीं भूलता। उनके जो पहले जो गुरु होते हैं, पहला गुरु तो जैसे कि माना कि पहले तो हमारी स्टार्टिंग में पेरेंट्स को लेकर होता है, लेकिन ये बात हो रही है हमारी जो स्कूलों में जो हमारा एडमिशन हो जाता है, मैं उस गुरु की बात कर रही हूँ कि उस गुरु को अभी तक मैं भी नहीं भुला पाई। और लास्ट में तो मैं अभी तो पढ़ ही रही हूँ, तो अभी मुझे खुद को नहीं पता कि मेरा लास्ट गुरु कौन होगा अभी, लेकिन मुझे मेरे पहले गुरु को तो बहुत अच्छे से याद है, और मुझे उनकी याद भी काफ़ी आती है, उनकी पढ़ाई हुई हर एक बात। उसके साथ साथ था कि मुझे भी याद है अपनी पहले गुरु का नाम रानी मैम हुआ करती थी। लेकिन ऐसा हुआ कि बीच में ही उनकी शादी हो गई थी। जब मैं नर्सरी क्लास में थी ना, तो 2 टीचर हुआ करती थी हमारी, तो रानी मैम होती थी तो मैं बड़े शौक से क्लास में जाती थी। रानी मैम नहीं होती थी, दूसरी मैम होती थी, तो मैं नहीं इंटरेस्ट लेती थी क्लास में कि मेरे को नहीं जाना, रोना है और बस घर जाना है वापस। लेकिन फिर रानी मैम की शादी हो गई थी, और रानी मैम की शादी के बाद फिर हम बच्चों का मन नहीं लगता था, क्योंकि रानी मैम बहुत ज्यादा अटैच थी बच्चों के लिए। एक होता है कि प्यार से कोई चीज पढ़ा रहे हैं, हाँ, और एक होता है कि गुस्से से कोई चीज पढ़ा रहे हैं, तो गुस्से में की हुई चीजें नहीं मेरे ख्याल से बच्चों को अच्छी लगती, तो प्यार से की हुई चीजें हाँ अच्छी लगती हैं, जल्दी से ऑब्जर्व हो जाती है बच्चों के माइंड में। तो मैम रानी मैम ससुराल चली गई, फिर सारे बच्चे परेशान, की याद भी नहीं हो रहा, मारपीट वही चल रही है, टीचर आके मार रहे हैं बच्चों को। फिर सबने बोला कि पेरेंट्स ने भी शिकायत की कि भाई रानी मैडम को वापस बुला लो। फिर रानी मैडम वापस आ गई। तब हमने दोबारा कंटिन्यू पढ़ाई की अच्छे से इंटरेस्ट लेके। तो पहली गुरु मेरी रानी मैडम है, मुझे याद है बेबी, कहीं मेरे ख्याल से वो देख ले मेरे को और शायद पहचान ले, क्योंकि काफी पुरानी बात काफी। हाँ, वो ये बात है, मतलब यही का मतलब कि शब्दों तक वो बढ़ जाती है। और यही कारण है कि एक बच्चे के समग्र विकास के लिए एक भाषा समृद्ध वातावरण आवश्यक से अधिक हो जाता है। और भी जैसा कि ये है कि बच्चा जब बोलना सीखता है तो काफ़ी सारी चीज़ें वो सीख जाता है, बोलना एब्जॉर्व करने लगता है बहुत सारी चीज़ों का। जैसे कि अगर हमने उसको बोला कि बाबू या बेटा आपको ये काम करना है, ये बोलो 1 2 काउंटिंग सुनाओ, तो बच्चा वो एब्जॉर्व करता है कि हाँ ये हमारे जो पेरेंट्स है वो हमें बोल रहे हैं, वो हमें स्टडी के लिए बोल रहे हैं। हाँ। आजकल के बच्चे तो आप 1 साल का बच्चा ही ले लो, आप उसको बोलो कि बोलो 1, बोलेगा 1।
अगर हम फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद उनसे बोल बेटा काउंटिंग सुनाओ, गिनती सुनाओ, तो बच्चा बोलने लगता है। जैसे 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 वो बड़ा होता है उसको काफ़ी सारी चीज़ें नॉलेज हो जाती है कि हमारे पेरेंट्स, मतलब समझने लगता है, वो महसूस करने लगता है कि हमारे पेरेंट्स या हमारे रिलेशन हमसे ये सारी चीज़ें पूछ रहे हैं कि बेटा आप ये बताओ इसका मतलब। और मेरी तो भांजी है वो बहुत ही ज़्यादा नोटी है। मेरी जो सिस्टर है अपनी भांजी से बोलती हैं कि आप स्वस्ति आप ये बताओ कि काउंटिंग सुनाओ या कोई स्टोरी सुनाओ। कहती है काउंटिंग, वो काउंटिंग हम बोलते हैं सुनाए, काउंटिंग नहीं सुनाती। आपने जो उसको बोला काउंटिंग, वो वही बोलती है काउंटिंग, बस काम खत्म। और फिर रिपीट कर बोलते 1 2 सुनाओ, कहेगी 1 2, फिर बोलते नहीं ऐसे नहीं होता, तो बोल दिया ऐसे ही तो होता है 1 2, आपने बोला था ना, मैंने बोल दिया। बताओ मतलब कितना कुछ वो भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं बच्चे भी। यही कि पेरेंट्स को भी घर में अच्छा माहौल रखना चाहिए। अगर लड़ाई करेंगे, गाली गलौज करेंगे, बच्चों पे वैसा ही प्रभाव पड़ेगा और फिर बच्चे भी वैसा ही वातावरण में रहकर कहीं ना कहीं वो समाज के लायक नहीं बनते, क्योंकि गाली गलौज वो घर से सीखते हैं। तो बच्चों के सामने जैसा वातावरण रखेंगे बच्चे वैसा ही सीखेंगे। और मैं सभी पेरेंट्स से गुजारिश करूंगी कि वो अपने घर में अच्छा माहौल रखें ताकि हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। बच्चे अच्छे होंगे तभी तो हमारे अच्छे समाज का निर्माण होगा, है ना? जी बिल्कुल। तो जैसा कि अभी बताया कि अभी प्राथमिक शिक्षा था, काफ़ी रोमांचक और इंटरेस्टिंग भरा रहा जी। और इसमें जो हमारी जो मोदी सरकार है इसने काफ़ी सारी योजनाएं निकाली हैं बच्चों की पढ़ाई को लेकर, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, ई पाठशाला, और भी बहुत कुछ निकाला जिससे कि बच्चे अपने लाइफ में आगे बढ़ सके, अपना उनका जो सपना है, जो उनका एम है वो पूरा कर सके। और ये भी है कि प्राथमिक शिक्षा में मतलब 6 से जो 14 साल तक के बच्चे होते हैं उनको बिल्कुल ही मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है। उनको मतलब स्कूल में स्कूल ड्रेसेस, स्कूल बैग्स, नोटबुक्स, बुक्स वगैरह सब कुछ दी जाती है मुफ्त में। जी, ज्योमेट्री वगैरह भी बिल्कुल फ्री में दी जाती है। और प्लस उनके साथ साथ उनके स्वास्थ्य का भी बहुत ही ज्यादा ध्यान भी रखा जाता है कि बच्चों को कौन सा आहार दे कि जिससे उनकी बॉडी काफी अच्छी रहे और हेल्दी रहे। प्राथमिक शिक्षा में ये भी था कि जब हम फर्स्ट क्लास में थे, जहाँ तक मुझे याद है, मैं 2nd या 3rd में होंगी, तो मुझे एक इंजेक्शन लगाया गया था। ये ऑलमोस्ट होता है कि आप फर्स्ट क्लास में, वो अभी भी है, ये काफ़ी अच्छा है कि हमें जो इंजेक्शन लगता था वो काफ़ी अच्छा हो हमारी बॉडी के लिए से, ताकि हम आगे बीमार ना पड़े और हमें कोई नुकसान ना हो। जैसे कि कोल्ड फीवर वगैरह छोटे मोटे जो बीमारी होती है उससे वो हमें रक्षा करते थे उस समय। मिड डे मील का भी सरकार के अंतर्गत ही है, मिड डे मील भी बच्चों को दिया जा रहा है। बिल्कुल, मिड डे मील भी, ताकि पोषण बच्चों को पूरा अच्छे से मिल सके। हाँ जी। और इसके साथ साथ था कि मिड डे मील के साथ साथ था कि आपको, जब हम छोटे थे, जब मैं मुझे याद है जब मैं 6th क्लास में थी, 6ठी क्लास में थी, तो जब हमें खाना दिया जाता था तो हमें उस समय जो खाना देते थे ना, मैं उसमें इतनी शैतान थी ना उस समय कि खाना अपना लेके जाती थी, लेकिन मैं दोबारा से लाइन में जाके लग जाती, नहीं मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा ये कि जब स्कूल में ये सारे खाने आते थे तो काफ़ी अच्छा है कि बच्चों को भरपूर खाना खिलाया जाता है। और अभी भी ऐसा होता है कि बच्चों को पूरा उनको पोषण दिया जाता है। लेकिन हाँ, सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों को खाना देने से पहले स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो पहले उसको टेस्ट करते हैं कि मतलब खाना कैसा है। अगर अच्छा है तभी वो देते अलाउ करते थे स्कूलों में कि सभी क्लासों में कि हाँ ये खाना अब सही है, एक बार दिया जाए। एक बार क्या था कि जब हम छोटे थे तो हमारे स्कूल में पहले तो खाना नहीं आता था, लेकिन हमें सूखा खाना मिलता था। जैसे कि सूखी हुई दलिया हो गई, मीठी दलिया हो गई, इसी में मतलब चीनी के घोल में बनाकर सुखा कर दे दिया जाता था। चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, ये सब मिलते थे हमें। लेकिन जैसे जैसे आगे हम होते बढ़ते गए वैसे वैसे मिड डे मील का सिस्टम शुरू कर दिया गया था। लेकिन हाँ, सबसे अच्छी बात ये थी कि जो हमारे टीचर थे वो हमें खाना हमें देने से पहले वो खुद खाते थे कि खाना मतलब खराब तो नहीं है, मतलब अगर खराब है तो खाना वापस चल जाएगा उसके बाद। लेकिन इतना ये था कि बच्चों को भूखा नहीं रखते थे, उसके जगह उनको बच्चों को भरपूर पोषण दिया जाता था दलिये में, और ये कसार वगैरह भी मिलता था, मैंने भी देखा था। तो वो भरपूर पोषण मिलता है आंगनवाड़ी में। अभी भी अगर यूपी में जाओगे तो कसार दिया जाता है, तो वो थोड़ा मीठा भी होता है। कसार आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है, कसार आई थिंक चावल के आटे का बनाया जाता है।
नहीं, गेहूं के ही आटे का होता है, गेहूं के भून आटे के उसको बनाया जाता है, तो वो बहुत पौष्टिक होता है, बच्चों के लिए पौष्टिक आहार होता है। यहाँ पे मीना जी कमेंट कर रही है, स्टार्टिंग फैमिली से होती है बट लोड्स ऑफ विकास स्कूल में ही होता है, यानी कि बहुत बड़ा वाला जो विकास होता है वो स्कूल से होता है। जी हाँ, वो और तो भागीरथ सिन्हा जी यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, शिक्षा जीवन का सबसे बहुमूल्य अस्त्र है, जो पाया वो जीवन में अच्छे से लड़ा और बढ़ा, जो नहीं पाया वो पीछे रहा। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। शिक्षा जो है एक ऐसा अस्त्र है कि कलम ये रहा कलम की बुनियाद पे हम कुछ भी कर सकते हैं, अच्छे अच्छे काम भी कर सकते हैं, किसी के बारे में अगर बुरा लिखना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जीवन में अच्छे से लड़ा तो वो आगे बढ़ा, और जो नहीं लड़ा हाँ, वो बिल्कुल पीछे ही रह गया। तो एजुकेशन से स्टेप बाय स्टेप करके पर्सन आगे बढ़ता है और आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो एजुकेशन नहीं प्राप्त करते वो लोग पीछे रह जाते हैं। बड़ी ही दुख की घटना हो जाती है कि मतलब वो लोग पीछे ही रह जाते हैं। फिर मतलब कहीं जाएंगे, मान लो सफारी ही करने जा रहे हैं और एजुकेशन नहीं पता, एजुकेशन नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, तो वो दूसरे से हेल्प मांगेंगे कि हमें रास्ता बता दो। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ इंसान गलत इंसानों से मिल जाते हैं और गलत रास्ता बता देते हैं, तो वो जहाँ जाना होता है वहाँ की जगह गलत चले जाते हैं। तो इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। हर रास्ते पे, हर मोड़ पे हमारा अगर साथ कोई कुछ है तो वो शिक्षा है। ज्ञान का भंडार व्यक्ति को महान बनाता है, अगर ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति पीछे ही रह जाएगा। हाँ, वह कहते हैं ना कि शिक्षा ही तो एक पुरुष को, एक मनुष्य को महान व्यक्ति बनाता है, एक महान नागरिक बनाता है, क्योंकि बच्चे ही तो कल का भविष्य हैं। अगर बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा कैसे? हाँ। यही बात है ना कि इसलिए तो गवर्नमेंट इतनी सब कुछ अच्छी अच्छी सुविधाएं कर दी गई हैं कि बच्चे अच्छा पढ़े, अच्छा उनको पोषण आहार मिले, सब कुछ अच्छा हो ताकि वो अपने फ्यूचर में आगे बढ़ सके। ताकि हम बच्चों के लिए इतना सरकार करती है, हम पेरेंट्स भी करते हैं, ताकि एक बेहतर समाज की निर्माण कर सके, बुनियाद रख सके बच्चों को अच्छे से। अगर बच्चे कुपोषित होंगे आगे जन के, क्या वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे? नहीं बन पाएंगे ना। अगर वो एजुकेटेड नहीं होंगे तो क्या वो आगे हमारा भविष्य सुधारेंगे, हमारा बिल्कुल भी बेहतर समाज की बुनियाद रख पाएंगे? नहीं। तो ये जो बच्ची हैं, इनको जो एजुकेशन मिलती है तो वो एक बेहतर समाज की ही बुनियाद है। जी हाँ, बिल्कुल। इसलिए तो मतलब कि जहाँ तक मेरी एक पहल है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें कि हाँ बच्चे आप पढ़ो, लेकिन हाँ इतना है कि पढ़ने के साथ साथ उनको हर एक एक्टिविटी में उनका हिस्सा दिलाए कि आपको, अगर आपको इतने से इतने घंटा पढ़ना है, तो अगर आपको पढ़ने में थोड़ा सा मन नहीं लग रहा, आप थोड़ा सा घूमना फिरना चाहते हो या स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो, तो ऑफकोर्स आप स्पोर्ट्स में जाओ। अगर आपका बच्चा फॉर एग्जांपल अगर इंजीनियर, आप चाहते हो कि आपका बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर बने, लेकिन वो बनना नहीं चाहता, उसको जाना है कि भाई मुझे पुलिस लाइन में जाना है, लाइक डेट उसको म्यूजिशियन बनना है या फोटोग्राफर बनना है, तो मैं बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों का जो भी उनके बच्चों के एम होते हैं, सपने जो उनका लक्ष्य होता है, प्लीज़ उनको मतलब ज़्यादा फोर्स ना करे कि वो आपके सपने सच करने के लिए मतलब कुछ भी कर दे। अधिकतर ये देखा जाता है कि पेरेंट्स जो अपने बच्चों पे इतना अपना वो एम थोप देते हैं कि नहीं तू इंजीनियर ही करेगा या तू डॉक्टर ही बनेगा, तो इससे कई सारे बच्चे इसमें सुसाइड भी कर लेते हैं कि मेरे पापा तो ये चाहते हैं या पर मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मुझे तो ये बनना था, मैं ये बन रहा हूँ। तो मेरे हर एक पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को अपनी जो इच्छाएं होती हैं वो ना थोपे, जिससे कि वो कल को कोई गलत कदम उठा सके। जी, आप अपने सुझाव हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे दे सकते हैं। नंबर मैं बोल रही हूँ 9311248880। और आप अगर हमारे प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं या किसी भी तरीका का कोई भी सुझाव हमें देना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी है saksham.dalwan@gmail.com। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अच्छे से नोट कर लो और हमें अच्छे से सुझाव दीजिए और हमारे प्रोग्राम से हमारे साथ जुड़िए। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ saksham.del1@gmail.com, saksham.dalwan@gmail.com। और हमारे जो प्रोग्राम प्रसारित होते हैं हर सोमवार को तनाव पे प्रकाशित होता है, मंगलवार को बाल अधिकारों पे, बुधवार को लोक कलाओं
पर आधारित रहेगा। बृहस्पतिवार को मेरी दास्तां मेरी कहानी, उसमें भी आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। आप कोई भी, अगर आपके साथ आप अपनी कोई भी जीवन की कहानी सुनाना चाहते हो जो आपके साथ घटित हुई हो, तो आप हमारे साथ मेरी दास्तां मेरी कहानी में आकर शेयर कर सकते हैं। शुक्रवार को शिक्षा पर आधारित रहेगा हमारा प्रोग्राम, और शनिवार को आओ हिंसा रोकें, और रविवार बच्चों के लिए विशेष रहेगा। यहाँ पे बच्चे अपना हुनर दिखा सकेंगे जो उनको आगे लेके जाएगा। बच्चों के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर रविवार बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं, अपना या वीडियो भी बना के हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। दोबारा बता देती हूँ, saksham.dalwan@gmail.com। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखिए अच्छी से अच्छी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलेगी। बहुत सारी जानकारियाँ। कल शनिवार है, कल प्रकाशित होगा आओ हिंसा रोकें मेरे साथ। मैं कल लेके आऊँगी यहाँ पे, सैटरडे में मेरा प्रोग्राम रहेगा आओ हिंसा रोकें। जी, और कुछ कहना है आपको शिक्षा से रिलेटेड? जी माही जी, अभी तो कुछ है नहीं, इसके लिए नमस्कार, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है अभी। और आगे जो बातचीत होगी हमारी वो माध्यमिक विद्यालय को लेकर होगी, जो कि नेक्स्ट फ्राइडे को इस पे चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए नमस्कार एंड थैंक यू, जो आप लोगों ने इतने प्यार से सुना और हमारा इतना साथ दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच राधिका जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें और हमारे दर्शकों को दी। और आप बने रहिए हमारे साथ सक्षम लाइव पर।